हाय गाइस। आज हम आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। और भारतीय इतिहास हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्योंकि अब हम लोग इतने बड़े हो ही चुके हैं कि हम ये नहीं बताएंगे कि इतिहास होता क्या है। तो सिंपल से जान लीजिए, इतिहास जो है कहानियों का संग्रह है। हम आपको नए ढंग से इतिहास पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारी गारंटी है कि जिस दिन इतिहास टॉपिक खत्म होगी या जो भी टॉपिक खत्म होती जाएगी, आपको हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरी गारंटी है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप देखते देखते, सुनते सुनते आपको खुद रट जाए। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी है क्या? मूवी कहानी का संग्रह ही तो है, वही तो हमें करना है। अगर मोहनजोदड़ो हम जो है मूवी देखने जाते हैं 3 घंटा तो आंख गड़ा के देखते हैं, तो वही तो पढ़ना है हमें हड़प्पा सभ्यता में। अगर हम जोधा अकबर देखने जाते हैं, वो तो इतिहास ही तो है। उसी कहानी को हमें देखना है, समझना है और याद नहीं करना है। याद अपने आप देखते देखते हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इतिहास के, खास करके कंपटीशन में जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं। जहां से जो है हर साल आपको, अगर यूपीपीसीएस की हम बात करें या यूपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें, तो 30 से 35 क्वेश्चन। और इसको छोड़ना आत्महत्या करने जैसा है। जैसे अगर हम 40 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हैं, या 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो हमारा स्कोर कहां जाएगा। इसलिए इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान, बहुत ही व्यवहारिक, और सब इतिहासकार है हर घर में। जो बच्चा पढ़ रहा है इतिहासकार, क्योंकि सबको पता है कि अकबर कौन था, सबको पता है हुमायूं कौन था, सबको पता अच्छा हड़प्पा सभ्यता कौन है, सबको पता अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य ना पता हो, अशोक तो सबको पता होगा, बुद्ध को सबको पता होगा, जैन महावीर स्वामी सबको पता होंगे। तो क्या है? इतिहास ही तो है। गांधी जी इतिहास ही तो है, भगत सिंह इतिहास ही तो है। कुछ ऐसा काम कर गए, इतिहास में नाम हो गया। वही तो पढ़ना है हमें। पढ़ना भी नहीं है, उनको देखना है और सीखना है। हमारा इतिहास तैयार हो गया। चलिए आज प्राचीन इतिहास का सिलेबस देखते हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी पहली टॉपिक होगी प्रागैतिहासिक काल, मतलब जहां से मानव का जर्नी शुरू हुआ, हम वहां आप लोग को लेके चलेंगे। ये 3 कालों में बटा हुआ है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। जब हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जहां जो है अग्नि की खोज हुई, जहां जो है बैलगाड़ियां की खोज हुई, जहां नवपाषाण में आते आते अग्नि के प्रयोग के बारे में लोग जान गए, जहां फसलों को उगाना सीख गए लोग। तो हम जब इस काल में घुसेंगे, आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे सभ्यता जो है आगे बढ़ती है। इसको खत्म होने के बाद, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, हम आएंगे ताम्र युग में। क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले किसी धातु का उपयोग किया तो तांबा था। तो हम इस तांबे को बताएंगे कि तांबा ने हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। और जब ये खत्म होगा तो हम आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जो हमारे देश की सभ्यता को विश्व के चरम सभ्यताओं में ले जाके हमें समाहित कर दिया और हमें बताया कि हम इतने नए नहीं हैं, हम भी तुम्हारे साथ ही बैठे पले और बड़े हुए। चाहे वो सुमेरियन की सभ्यता हो या चाहे मिस्र की सभ्यता हो, इनके समान जाके जो है हम एक दूसरे से गले से मिलके सभ्यता का विस्तार किए। हड़प्पा सभ्यता में हम देखेंगे, क्योंकि इस सभ्यता को जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये जो है प्रथम नगरीय क्रांति इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? पूछेंगे सर हड़प्पा क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इसमें गांव का साक्ष्य नहीं मिला, ग्रामीण सभ्यता मिली ही नहीं है।
जब नगर ही मिले हैं, मकान ही मिले हैं, तो हम इसको नगरीय क्रांति कहते हैं। मान लीजिए जैसे मुखर्जी नगर में हम लोग हैं, इलाहाबाद में है, ढह जाए इलाहाबाद, खुदाई होगी तो ये सब मकान का ईटा पत्थर मिलेगा। जब मकान का ईटा पत्थर मिलेगा तो आदमी क्या सोचेगा, भैया ये नगर रहा होगा। अगर हम किसी गांव में चले जाएं, बिहार के या यूपी के, जहाँ कपड़े का घर हो, मिट्टी का घर हो, वहां खुदाई करें कपड़ा मिलेगा, तो उसको कहेंगे यहाँ जो है भैया गांव सभ्यता थी। उसी तरह यहाँ कपड़ा वपड़ा नहीं मिला है, यहाँ जो भी मिला है मकान मिला है, इसलिए जो ये क्या हो गया, हमारी नगरीय क्रांति। अब बात करते हैं वैदिक का एवं उत्तर वैदिक का। अब इसमें झगड़ा है कि हम वैदिक काल को पहले रखें कि हड़प्पा सभ्यता को पहले रखें, लेकिन जो हमारी सैटेलाइट साक्ष्य हैं उसके आधार पे हम वैदिक काल को बाद में रखते हैं। इसको वैदिक काल कह लीजिए, उत्तर वैदिक काल कह लीजिए। ये हमारा आर्यारी जीवन था, जिससे बहुत सारे कहेंगे आर्य बाहर से आए थे, बहुत सारे इतिहासकार, तो वो विवाद का विषय है, वो जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन क्या कह रहा है। लेकिन हम इसको हड़प्पा सभ्यता के बात करते हैं। यहाँ आर्यवारी जीवन था, घुमक्कड़ी जीवन था। धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास हुआ। विकास उत्तर वैदिक काल में होता चला गया। अब आप सोच सकते हैं कि पहले हम क्या थे, नगर थे, नगर से फिर हम आ गए गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दोबारा से फिर यहां से विकास किए। फिर जो है 5वीं 6वीं शताब्दी में द्वितीय नगरीय क्रांति, दोबारा जो है नगरों का विकास शुरू हुआ, जिसमें जो है 16 महाजनपदों का नाम आता है। इस द्वितीय नगरीय क्रांति को देखने के बाद हम आएंगे मगध का उत्कर्ष, क्योंकि इस 16 महाजनपदों में एक मगध भी था, लेकिन मगध के शक्तिशाली सूरवीरों ने या राजाओं ने मगध को अपने पसीने से, खून पसीने से ऐसे उत्कर्ष पहुंचाया कि जो है इसका जो है सबसे जो है उत्कृष्ट हो गया। और 16 महाजनपदों में, इसमें हर एक वंश सबसे पहला, अजातशत्रु का नाम सुना होगा आपने, बिंबिसार का नाम सुना होगा, बिंदुसार। उसके बाद जो है हर एक वंश में शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। ये मगध के उत्कर्ष में जो है इन वंशों का योगदान रहा है। जैसे ही जो है मगध का उत्कर्ष होता है, क्योंकि धर्म, हमारे भारतीय सभ्यता में धर्म भी साथ साथ चलता है, इसलिए फिर धार्मिक आंदोलन होते हैं कर्मकांडों के खिलाफ। तब हम जो है उसके बाद धार्मिक आंदोलन पढ़े। धार्मिक आंदोलन से हम सीधे मौर्य पे जा सकते हैं, लेकिन बीच में हमारा दक्षिण भारत छूट रहा था। दक्षिण भारत छूट रहा था, इसको हमको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इस बीच में हम जो है संगम एज को, संगम युग को डालते हैं, जहां चोर चेर पांड्य राज्यों का इतिहास हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मौर्य, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि लोगों को हम यहां पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मौर्यों को उत्कर्ष के बाद इनका पतन शुरू होता है, इसको कहते हैं मरणोत्तर काल। मरणोत्तर काल में हम देखेंगे कि जैसे ही मौर्यों का पतन हो जाता है तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी, कुछ भारतीय राजवंश मौर्य साम्राज्य के धरोहर को समृद्ध करते हुए वहां पे छोटे छोटे भागों में फिर से जो है राज करना शुरू करते हैं। इसमें हिंदी यवन आता है, हमारा शक राजवंश आता है, पल्लव आते हैं, कुषाण आता है, भारतीय राजवंशों में शुंग वंश आता है, कण्व राजवंश आता है, सातवाहन आते हैं, इक्ष्वाकु आदि छोटे छोटे आते हैं। तो इन छोटे छोटे राजवंशों को भी हम देखेंगे, वंशों को भी देखेंगे, जहां से जो है क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं, उपाधियों से बनते हैं। और उसके बाद ये जैसे ही खत्म होगा हम गुप्त साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। गुप्त साम्राज्य अपने आप में जो है ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें साहित्यिक और जो है सोने का बहुत ही विकास हुआ, साहित्यिक रूप से भी विकास हुआ, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, साहित्य खास करके साहित्यिक रूप से। इसको हम देखेंगे। उसके बाद
इसका पतन गुप्तोत्तर काल में देखेंगे, इसमें आपको हर्ष आदि लोग मिलेंगे। उसके बाद अब फिर फोकस करेंगे राजपूत वंश, क्योंकि आज का जो दौर है तो बहुत सारी किताबों में ये चैप्टर ही जो है आप लोगों के सिलेबस से गायब, राजपूत राजवंश। अब क्यों गायब है ये तो नहीं पता, या तो हो सकता है जो भी इतिहास की किताबें हों लोग सोचते हों कि शायद मोटे हो जाएंगे हमारी किताबें या बिकेंगी नहीं, लेकिन अभी जब से योगी जी आए हैं खास करके यूपी गवर्नमेंट में, तो आयोग जो है यहां से 2-3 क्वेश्चन हर साल बना रहा, तो हर साल 2-3 क्वेश्चन बना रहा, तो यहाँ तो एक एक क्वेश्चन की फाइट है, एक एक क्वेश्चन पे हजारों हजारों लड़के गिरते हैं, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो है हमको राजपूत वंश कवर करना होगा किसी भी हालत, तो हम इसको विशेष ध्यान देंगे और इसको पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे दक्षिण भारत के इतिहास पे, जिसमें पांड्य राज्य हो गए, चोल हो गए, इनको जो है पढ़ा जाए। तो हमारा ये प्राचीन इतिहास का एक छोटा सा सिलेबस, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम आते हैं मध्यकालीन भारत में क्या क्या देखते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है, पढ़ना नहीं क्या क्या हमें सीखना है। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, हम आपको सिखाने आए और रटाने नहीं आए हैं, आप देखते जाएंगे रटता चला जाए। तो सीखिए और सुनिए। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है इस्लाम का उदय। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन बन गया तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा मतलब इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण देखेंगे, जिसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है महमूद गजनवी, जो अभी चर्चा में भी है, सोमनाथ मंदिर और प्लस जो है चितौरा झील को लेके यूपी में महाराजा सुहेलदेव राजभर की वजह से, तो इस पे थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हमारा एग्जाम भी है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बहराइच पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली सल्तनत, जहां से जो है 1206 से 1526 का इसका पीरियड है। क्योंकि आप पूछेंगे कि सर इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, और ये जब शासक थे मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी, तो क्योंकि मोहम्मद गोरी जब चूंकि जीत के गया था, तो उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था उसे प्रशासक बना के गया था। उस समय जो है लाहौर से वो शासन करता था। उसके बाद जो है बाद में जो है इल्तुतमिश ने जो है राजधानी दिल्ली लाया और जो है यहां से शासन करने लगा, इसलिए दिल्ली से शासन करने की वजह से इसे दिल्ली सल्तनत नाम से जो है यहाँ के सुल्तानों को जाना गया। इसका पीरियड जो है 1206 से 1526 तक रहा। हम इसमें जो है मुगल गुलाम शासक सारे देखेंगे, गुलाम या इसको ममलूक शासक भी कहते हैं। इनका पीरियड जो है 1206 से लेके 1290 तक रहा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलबन etc आप देखेंगे सबको। उसके बाद फिर आ जाते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को देखेंगे। इसका जिसे पीरियड खत्म होता है 1290 से जो है 1320 तक इनका शासन रहा। उसके बाद तुगलक वंश आ जाते हैं, जो 1320 से 1420 तक रहते हैं, जिसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक देखेंगे, उसकी बहुत सारी नीतियां। फिरोज शाह तुगलक जिसे एफटी कहते हैं उसे देखेंगे। इनके चाचा जो पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, उनको देखेंगे, इसको नेहरू का जन्मदाता कहते हैं भारतीय इतिहास में। उसके बाद तुगलकों को खत्म करने में सैयद वंश आता है, जो इनको खत्म करके जो है राज करता है। वो 1414 से जो है 1451 तक शासन करते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं लोधी वंश। ये जो है 1451 से 1526 तक इनका जो है शासन चलता है। फिर पानीपत का युद्ध होता है, ये हार जाते हैं, फिर मुगल आते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम प्रशासन देखेंगे, उसके बाद इनका प्रशासन कैसे था। उसके बाद जो है स्थापत्य देखेंगे, इन्होंने क्या क्या स्थापत्य में क्या क्या निर्माण करवाया है वो देखेंगे। उसके बाद इनके समय में खास करके जो है तुगलक वंश में, मतलब 1320 से 1420 में बहुत सारे प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हो गए थे, खास करके एमबीटी के काल में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, उनके काल में जो है जैसे विजयनगर स्वतंत्र हुआ, बहमनी, कश्मीर, जौनपुर, राजपुताना, बहुत सारे प्रांतीय राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र करके और यहाँ पे जो है स्वतंत्र रूप से अपना जो है साम्राज्य जो है चलाने लगे। तो हम इसको लाइन वाइज लाइन आपको देखेंगे, दिखाएंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। जब जैसे ये खत्म होगा तो हम भक्ति आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब इस्लाम का प्रवेश हुआ तो उसके साथ साथ इस्लामाबाद का भी प्रवेश हुआ भारतीय इतिहास। जब इस्लामाबाद का प्रवेश हुआ तो सूफीवाद का भी प्रवेश हुआ। तो सूफीवाद ने जो एक नया मुसलमानों में नया भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया, जहां जो है इस्लाम धर्म में जो है संगीत वर्जित था, वहीं सूफियों ने जो है संगीत के माध्यम से अल्लाह या ईश्वर की इबादत करते थे खानकाह में अपने। तो एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो योग रूप भी धारण किया हुआ था अपने आप। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में इसको लेके आए, तो इनको हम देखेंगे, इनके विस्तार को देखेंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन देखेंगे जिसमें कबीर, नानक साहब आदि लोग भी आए। इसे हम जो है आप लोगों को बताएंगे। ये खत्म होगा क्योंकि आपको हम बताए थे कि लोधी वंश 1526 में बाबर के साथ जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य का तो शासन हो गया। अब मुगल शासक जो है यहीं से जो है मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। अब यहीं से मुगल प्रशासन शुरू हो जाता है। फिर बाबर के बाद हम देखेंगे हुमायूं, अकबर, मान, शेर, उसके बाद जो है बीच में शेरशाह सूरी भी आ जाते हैं, आगे हम बताएंगे उसको। उसके बाद जो है जहांगीर, शाहजहां, ऐसे करते करते उसको पूरा देखेंगे, मुगल वंश के जितने भी बादशाह थे। उसके बाद जो है फिर सूर्यवंश आएंगे, हम सूर्यवंश को देखेंगे। फिर सूर्यवंश खत्म होगा तब हम मुगल प्रशासन एवं स्थापत्य देखेंगे, जिसमें सूर्यवंश का भी प्रशासन हम साथ साथ देखेंगे कि इन्होंने भी क्या चेंजेस किया, खास करके शेरशाह सूरी ने। ये जैसे ही खत्म होगा फिर बाद में जो है जैसे साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां, खासकर फिर अंग्रेज जो उनका चरमोत्कर्ष होता है, तो मुगल प्रशासन खत्म होगा तो फिर हम जो है वहां से इसको देखेंगे। फिर वहीं से मॉडर्न शुरू होगा, क्योंकि कई जगह कई किताबों में आपको मुगल साम्राज्य का पतन मॉडर्न में शुरू किया गया है। तो हम इसको हम यहीं खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम जो आधुनिक भारत है उसे हम फ्रेश तरीके से शुरू करेंगे, ताकि जो है मध्यकालीन का छाप उस पर न रहे, ताकि आप लोगों को समझने में जो है आसानी हो। पता चले कि हम आपको जो है ले जाकर वहां पे अकबर द्वितीय पढ़ा रहे हैं, फिर बोलेंगे सर एक अकबर वहां था, एक कहाँ आ गया। तो ये सब थोड़ी सी चीजें जो है हम यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर बाद में हम आगे धीरे धीरे आधुनिक में घुस जाएंगे, खास करके जब अंग्रेजों में, तो मजा आएगा। फिर आगे देखो बच्चों, हम आते हैं आधुनिक भारत इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि 50% क्वेश्चन या 60% क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आधुनिक भारत के इतिहास से ही कवर होता, इसलिए जो है इस टॉपिक पे हमारा विशेष फोकस होगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत होते हैं और सबसे लेंदी इसका सिलेबस है। इसको हम क्रम वाइज और बहुत ही आसान तरीके से
देखेंगे कहानी की तरह। कहानियां जैसे चलती हैं, हम बचपन में दादा दादी हमें सुनाते थे, नाना नानी सुनाते थे, उसी तरह कहानियों के माध्यम से हम जो है पूरे आधुनिक भारत को खत्म करते हुए जाएंगे। और इसमें लोग कहते हैं कि हमें डेट याद करनी पड़ती है, इसलिए बहुत बेकार है इतिहास, खास करके आधुनिक भारत। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, डेट याद मत करिए, दिन याद मत करिए। वो जब आप एक बार, दो बार, तीन बार देखते जाएंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 1857 का विद्रोह, क्या 1857 आप रटे थे? नहीं ना, क्योंकि वो बार बार 1857 आता गया, तो आपके दिमाग में फिट हो गया। उसी तरह 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। मैं कहूं 1947 रटी, 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, 1947 में, कभी नहीं रट पाएंगे, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में 1947। तो आप व्यवहारिक रूप से जब तक नहीं सीखेंगे, कोई डेट, कोई सन याद होने वाला नहीं है। तो हमें सन और डेट याद नहीं करनी है, वो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए हम इसका आधुनिक भारत का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले उधर हम मुगलों का पतन देखें। मुगलों के पतन के साथ ही जो है यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में आना शुरू हो गई। खास करके जहांगीर, अकबर के काल में, फिर जहांगीर के काल में देखेंगे तो हॉकिंस 1608 में आ चुका था भारत में, तो जहांगीर से मिला भी था। तो हम उस कंपनियों का आगमन देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो उन चार पांच जो भी कंपनियां आई, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीस आए, अंग्रेज आए, तो इनका हम जो है क्रम देखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद जो है इसी दौरान, क्योंकि जब शासक केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो नवीन राज्यों का उत्थान होगा। तो जैसे मुगल शासक कमजोर हुए, मुगल बादशाह जितने भी थे वो कमजोर हुए, तो नवीन राज्यों का उदय होना भारत में शुरू हो गया, जिसमें जो है मैसूर, अवध का उदय, बंगाल, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है एक नवीन राज्यों के रूप में उभर कर आए हैं। सिख, तो हम सिंध, ये सारा चीज इनको कवर करते हुए एक नई शक्ति अंग्रेजों से टक्कर देने के लिए भारतीय इतिहास में हिंदुत्व के झंडे के साथ मराठा उभर के आए। मराठों का हम राज्य देखेंगे, शिवाजी का। उसके बाद जो है उसका संघ देखेंगे, उसका प्रशासन देखेंगे। इसको खत्म होने के बाद पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इनका पतन होता है मराठों का। फिर हम जो है भारत में ब्रिटिश कंपनियों का शोषण के बाद जो है उसका प्रभाव क्या क्या हुआ भारत में, वो देखेंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब शोषण होगा तो शोषित या कुछ दिन सहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अंततः जो है वो उसके दिल में रोष उत्पन्न होगा, वो धीरे धीरे असंतोष को जन्म देगा। और वह असंतोष 1857 में प्रतिफलित हुआ और अंततः जो 1857 का विद्रोह हुआ। हम विद्रोह देखेंगे, इसमें किसका किसका योगदान रहा वो देखेंगे, कौन कौन से राज्य इसमें समाहित थे वो देखेंगे, कहां से शुरू हुआ वो देखेंगे, मंगल पांडे की फांसी देखेंगे, 1857 के विद्रोह असफलता का कारण देखेंगे, क्या प्रभाव छोड़ के गया ये देखेंगे। जैसे ये खत्म होगा तो हम जो है कंपनी का संवैधानिक विकास देखेंगे, क्योंकि समय समय पर कंपनी जो है अपने जियो में, या कह सकते हैं अपने जो है संविधान में भारतीय परिवेश के साथ सुधार करती गई। तो हम जो है
1761 से या 1773 से कह सकते हैं लेकर 47 तक जो है हम संवैधानिक सुधार देखेंगे कि क्या क्या जो है चेंजेज हुए कंपनी के अंदर। और खास करके 1858 के विद्रोह के बाद 1858 का जो कंपनी का संवैधानिक सुधार था वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है, जहां से जो है एक जो है आमूलचूल परिवर्तन कंपनी के संविधान में देखा गया, तो हम उसे देखेंगे। उसके बाद जो है धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण देखेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि धर्म में बहुत सारी चीजें या समाज में बहुत सारी जो कुरीतियां थी जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया। बहुत सारे हमारे समाज सुधारक जो अपना पूरा जीवन इन कुरीतियों को खत्म करने में न्यौछावर कर दिया, जैसे सती प्रथा का, विधवा पुनर्विवाह, नरबली प्रथा, ऐसी प्रथाओं को खत्म करने में इन मतलब समाज सुधारकों का योगदान देखेंगे। साथ में जो है अंग्रेजों द्वारा जो सुधार किए गए इसी के साथ जो है देखते चले जाएंगे। उसके बाद जो है निम्न जातियों का आंदोलन देखेंगे, मजदूरों का संघ देखेंगे तथा किसानों का आंदोलन देखेंगे। और इसमें जो है हम सारे आंदोलन आधुनिक भारत के कवर करेंगे। और वो 1947 ही नहीं, उसके बाद के आंदोलन भी कवर करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि जो है आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि ब्रिटिश राज हमारे ऊपर जो है शासन किया, हमसे छीना भी बहुत कुछ और दिया भी हमें बहुत कुछ, क्योंकि जब वो उनको लगा कि हम नहीं जाएंगे तो उन्होंने विकास करना शुरू कर दिया। और इसी विकास के परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें भी भारत में की। तो उन उपलब्धियों को भी हम देखेंगे कि उन्होंने भारत में क्या क्या विकास किया, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत का जो चैप्टर है वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अगर मैं ये कहूं कि आधुनिक भारत के सवालों में सबसे ज्यादा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से क्वेश्चन आते हैं, ये गलत नहीं। यहां से अगर स्वतंत्र मॉडर्न इंडिया से अगर एक छोटा सा मैं 10 क्वेश्चन लूं तो यहां से जो है 6 क्वेश्चन जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से आता, जिसमें जो है कांग्रेस का गठन, गांधी जी, क्रांतिकारी आंदोलन और भी छोटे मोटे आंदोलन लेते हुए 1947 तक, जब तक कि हम स्वतंत्र नहीं हुए तब तक की घटनाओं का वर्णन। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे। तो यहां से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे हम आराम से और बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो चूंकि स्वतंत्रता के बाद का इतिहास बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आज के युग में वहां से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, खास करके 1947 से लेके 1964 तक, जब तक जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो हम जो है इसे भी कवर करेंगे। दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आप जो है भारतीय इतिहास के सिलेबस को समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सिलेबस के हिसाब से ही आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे, ताकि आपका जो है तैयार होता चला जाए। इसके साथ ही हम बीच बीच में आपका टेस्ट भी लेते रहेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि पढ़ाना बहादुरी नहीं होता, कोई भी पढ़ा देगा, उस पढ़ाने का आपको समझ में कितना आ रहा है, आप एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस कितना है, आप कितने क्वेश्चन आप मेरे पढ़ाए हुए से फंस रहा है, कितना आप कर पा रहे हैं, वो सारा महत्वपूर्ण। उसके बीच बीच में हम टेस्ट भी करेंगे और उस सूचना के साथ करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे और आप उसके साथ तैयार होते। थैंक यू।